नमस्कार, बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल बैंकिंग, रीजनल रूरल बैंक। ये यूनिट 3 का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हमारी यूनिट 3 पूरी हो जाएगी, तब हम अगली यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो रीजनल रूरल बैंक क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी वो बैंक जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करते हैं वो ग्रामीण बैंक कहलाते हैं। तो आप देखेंगे आगे इसमें क्या है। ग्रामीण आंचलिक क्षेत्र में साख सुविधा की नितांत कमी को देखते हुए आज़ादी के बाद में ही समय समय पर इस हेतु उचित कदम उठाए गए। आज़ादी के बाद से ही महसूस किया गया कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग नहीं है, लेकिन ये सभी उपाय पर्याप्त नहीं थे। तब सन, अब यहाँ देखो मुख्य बात है, सन याद रखना, 1972 में बैंकिंग में सुधार हेतु बैंकिंग आयोग का गठन किया गया, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में एकल बैंकिंग की संस्था की स्थापना की सिफारिश की गई, जिसमें सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सभी बैंकों का योगदान हो, अर्थात ग्रामीण बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया गया। 1975 में देश में 5 जिलों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोगिक तौर पर शुरू किए गए। कैसे शुरू किए गए? प्रायोगिक, एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या पता सक्सेस हो जाए। ये बैंक कहाँ कहाँ खुले? भिवानी, मुरादाबाद, गोरखपुर, जयपुर और मालदा। यहाँ ये 5 ग्रामीण बैंक शुरू किए गए ये पता करने के लिए कि देखें इनका क्या रिजल्ट आता है। तो ग्रामीण बैंक अगर पूछे कब शुरू हुआ तो आप लिखोगे 1975 में बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग शाख की सुविधा को बढ़ाने के लिए ग्रामीण बैंक शुरू किए गए। अब सवाल ये होता है कि आखिर ग्रामीण बैंकों की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों जरूरत पड़ी बैंकिंग ग्रामीण बैंकों की? तो उसका कारण है कृषि, फुटकर व्यापारी, छोटे किसान, दस्तकारों, लघु उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में ये सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा है ग्रामीण आंचलिक क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना। तीसरा है ग्रामीण विकास की समस्याओं का निराकरण करना। चौथा है ग्रामीण क्षेत्र में लघु बचतों को गतिमान कर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और चौथा है साख सुविधाओं का विस्तार कर साहूकारों को प्रभुत्व समाप्त करना। तो आप अगर इन पॉइंट्स को देखोगे तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग फैसिलिटी क्यों बढ़ाई जाए, क्योंकि वहाँ पे जो किसान हैं, छोटे काश्तकार हैं, छोटे मजदूर वर्ग हैं या दुकानदार हैं, छोटे उद्यमी हैं, उनको पैसे की जब ज़रूरत होती है तो चूंकि बैंकिंग फैसिलिटी पर्याप्त नहीं होती तो वहाँ के साहूकार इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और पर्याप्त पूंजी नहीं होने के कारण वहाँ का पर्याप्त आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता। इस उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जरूरत पड़ी। अब आता है कि आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी और उसका प्रबंधन कैसे होता है। देखो, कैश कैपिटल एंड मैनेजमेंट, अधिकृत पूंजी 1 करोड़ निर्धारित की गई। 50% भारत सरकार देगा, 15% राज्य सरकार देगा, 35% व्यापारिक बैंक द्वारा नियोजित किया जाएगा। यानी अगर किसी क्षेत्र में एक ग्रामीण बैंक स्थापित किया जाता है तो उसकी अधिकृत पूंजी 1 करोड़ है, जिसमें से 50% तो केंद्र सरकार देगी, भारत सरकार, 15% वो राज्य सरकार देगा और 35% प्रायोजित व्यापारिक बैंक यानी जो वो कमर्शियल बड़ा बैंक जो उस पर नियंत्रित है वो उसमें नियोजित करेगा। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसी व्यापारिक बैंक के द्वारा प्रायोजित होंगे। अब देखो क्या गौर की बात बोली है इसने कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसी व्यापारिक बैंक से प्रायोजित होंगे, यानी किसी बड़े व्यापारिक बैंक के नियंत्रण में ये काम करेंगे, प्रायोजित होंगे, अकेले में काम नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से। फिर आगे आया इसका पॉइंट, इन पर प्रायोजित बैंक का पूर्ण नियंत्रण होगा, यानी प्रायोजित बैंक का पूर्ण नियंत्रण होगा। इसमें एक उदाहरण समझो, जैसे अपने इस इलाके में पश्चिमी राजस्थान में एक ग्रामीण बैंक काम करता है जिसका नाम है मारवाड़ ग्रामीण बैंक, जो पाली, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इन 4-5 जिलों में काम करता है। तो मारवाड़ ग्रामीण बैंक एक आरआरबी है यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इस बैंक का प्रायोजित बैंक कौन सा है? इसका प्रायोजित बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो मारवाड़ ग्रामीण बैंक है उस पर पूर्ण नियंत्रण किसका होगा? पीएनबी का। और पीएनबी उसके स्थापन में जो 35% हिस्सा लगाएगा, 15% राजस्थान सरकार लगाएगी और 50% सरकार। तो ये उसका नियंत्रण। सदस्य
केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रायोजित बैंक द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जो इसके सदस्य होंगे। संचालक मंडल बैंकिंग सिद्धांतों और समय समय पर जारी किए गए आदेशों को मानने के लिए बाध्य होगा। सभी आरआरबी रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित होकर अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। ये इनकी विशेषताएं बताइए। अब इसका ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठनात्मक स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले तो ये विशिष्टता लिए हुए होंगे, यानी विशिष्टता का मतलब है कि इनका काम कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्र में। इनका काम है किसी एरिया विशेष के ग्रामीण लोगों को साख की सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा है व्यापारिक बैंक के माध्यम से प्रायोजित होंगे। तीसरा है कार्य क्षेत्र भी सीमित होगा कुछ जिलों तक, एक जिले या दो जिले या आसपास के जिले, इतने ही होते हैं। इसका एक अपवाद है मिजोरम में, क्योंकि मिजोरम बहुत छोटा सा राज्य है, तो वहाँ एक ही ग्रामीण बैंक पूरे राज्य में काम करता है। आरआरबी व सरकार द्वारा सदैव होते हैं और सामान्यतः यह जिला अनुसार स्थापित है। क्या लिखा है? जिला अनुसार स्थापित है, किंतु निकटवर्ती जिले में भी शाखा स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। देखो इसका अपवाद क्या लिखा है? अपवाद मणिपुर राज्य में, संपूर्ण राज्य में एक ही आरआरबी है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। अब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य बड़े सिंपल है, आपको नाम से पता लग जाएगा। ग्रामीण लोगों को उत्पादन कार्य हेतु ऋण प्रदान करता, सहकारी साख समितियों, सहकारी बैंकों आदि को वित्त आपूर्ति करना, सुदूर आंचलिक क्षेत्रों में बैंकिंग का विस्तार करना, ग्रामीण क्षेत्रों से लघु बचतों को एकत्र कर उसे उत्पादक कार्यों में लगाना और कम समय में तुरंत ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, ये ग्रामीण बैंकों का कार्य है। अब आप देखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विकास कितना हुआ। तो स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। इसकी वर्तमान संख्या 196 है। पूरे भारत में टोटल 196 लगभग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो इससे बैंकिंग का विस्तार होगा, ऋण और अग्रिम ज़्यादा दिए जाएंगे, जमाओं का विस्तार हुआ, कमजोर वर्ग को सहायता मिली। ये इसके कार्य थे। अब समस्याएं भी आएगी, प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहले दोषपूर्ण शाखा विस्तार। जब इसका नियम कहता है कि वो एक जिले या आसपास के जिले में होगी, तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी सही नहीं। तो शाखाओं का विस्तार दोषपूर्ण है। कार्मिक नीति दोषपूर्ण है। रीजनल जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कार्मिक नीति ये कहती है कि आपको वहाँ के लोकल लोग ही उसमें भर्ती करने हैं, ताकि वो वहाँ की भाषा संस्कृति से परिचित हो। जबकि आप दूसरे लोग भर्ती करोगे तो वो उनकी भाषा संस्कृति से परिचित नहीं है। जमा संग्रहण में कठिनाई, पैसा जमा कराने में दिक्कत होती है, क्योंकि नई नई तकनीक बदलती जा रही है। जो आयोजक बैंक है उसका भी नियम अलग होता है। अस्पष्ट रणनीति में स्पष्टता नहीं होती। केंद्र सरकार कुछ और कह रही है, राज्य सरकार कुछ और कह रही है, नाबार्ड कुछ और कह रहा है। अभी तो जो शाख नीति है उसमें स्पष्टता नहीं होती। फिर सतत हानि की समस्या, चूंकि ये जो लोन है वो छोटे किसानों को, कमजोर वर्ग को दिए जाते हैं, तो उसमें ऋण की हानि की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। एनपीए की समस्या बढ़ती जाती है। फिर ऊंची परिचालन की लागत, तो इस तरीके से बैंक को चालन करने की जो लागत है वो भी बढ़ जाती है। अब है डिफरेंस बिटवीन रीजनल रूरल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, यानी व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अंतर क्या है? अंतर है ऋण की प्रकृति और ब्याज दरों में अंतर, कार्य क्षेत्र में अंतर, कर्मचारियों की वेतन सुविधा में अंतर, कर्मचारियों की नियुक्ति में अंतर और आधारभूत संरचना में अंतर। ये आपको अंतर साफ पता लग रहा है। जैसे आरआरबी है तो उसकी ऋण की प्रकृति अलग होगी, ब्याज की दर अलग होगी, जबकि कमर्शियल बैंक की उससे ज़्यादा होती है, लोन ज़्यादा दे सकता है। कार्य क्षेत्र आरआरबी का कुछ जिलों तक होता है, जबकि कमर्शियल बैंक का पूरे देश में होता है। कर्मचारियों का वेतन और सुविधाएं कमर्शियल बैंक में ज़्यादा होती है, जबकि आरआरबी में कम दिए जाते हैं। कर्मचारी की नियुक्ति का प्रक्रिया भी अलग होती है और आधारभूत संरचना भी अलग होती है। अब इसमें आखिरी है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित केलकर समिति की सिफारिशें। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केलकर समिति किससे संबंधित है, तो आप लिखो केलकर समिति जो है वो आरआरबी की सिफारिशों के लिए, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सुधार के लिए जो कमेटी गठित की गई थी वो थी केलकर समिति। तो इसकी सिफारिशें क्या है? तो श्री एस.एम. केलकर ने मार्च 1986 में इससे संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने बोला क्या करना है। सबसे पहला, आरआरबी का विकास हेतु नाबार्ड की भूमिका सुनिश्चित करना। दूसरा, आरआरबी के विस्तार करते समय आर्थिक इकाई का ध्यान रखना। कर्मचारी की नियुक्ति में स्थानीय लोगों को महत्व देना। अधिकारियों कर्मचारियों को सामान्य के अलावा अतिरिक्त विशेष प्रशिक्षण देना। व्यापारिक बैंकों के कर्मचारियों के अनुरूप ही परिचालन लाभान्वित देना। और आरआरबी केवल कमजोर वर्ग और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ही अग्रिम प्रदान करे। प्रायोजित बैंक आरआरबी की प्रगति पर नजर रखे तथा सफलता हेतु आवश्यक सहयोग करे, और सरकार और प्रायोजित बैंक आरआरबी की ऋण वसूली हेतु सहयोग करे। तो ये केलकर समिति की सिफारिशें थी। तो इसी के साथ में
ये जो टॉपिक है आरआरबी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आएंगे और मैंने यथासंभव इसको कॉम्पैक्ट करके नोट्स के रूप में दिया है, जिसको आप पढ़ें और याद करें। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगली यूनिट में। धन्यवाद।